नमस्कार फ्रेंड्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आज बिहार सिविल कोर्ट एग्जाम की परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये बाइलिंगुअल होने वाला है। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम से क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए हम केवल सही आंसर पे ही फोकस करेंगे, सभी ऑप्शंस का डिस्कशन नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देर के आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पास सेट सी का एक क्वेश्चन है, तो जिनके पास जो सेट होगा उसके हिसाब से वो आप क्वेश्चन को मिला लेंगे। हमारे पास सेट सी अवेलेबल है, जिसका पहला क्वेश्चन है द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, यानी साउंड ध्वनि की प्रबलता किस पे निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंगों के आयाम यानी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड यानी ध्वनि तरंगों के आयाम पे। आइए फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है परम शून्य तापमान 0 केल्विन है। डिग्री में सेल्सियस में परम शून्य तापमान को कैसे लिखते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, 0 केल्विन का मतलब है -273.15 डिग्री सेल्सियस। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, -273.15 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन है ब्राइन इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, यानी लवण जल किसका जलीय विलयन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक को जब पानी में घुलाते हैं तो उस मिश्रण को ही लवण जल यानी ब्राइन कहा जाता है। फ्रेंड्स, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 4 है ब्लड इज ए टाइप ऑफ, यानी रक्त एक प्रकार का कैसा उत्तक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी संयोजी उत्तक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें फ्रेंड्स, तो ये है लब डब साउंड, यानी लब डब ध्वनि शरीर के किस अंग से निकलता है, यानी कौन सा अंग है जो लब डब साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, हार्ट यानी हृदय। हृदय से लब डब साउंड उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, हु वाज द एजुकेशन मिनिस्टर इन फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फ्रेंड्स, हम 7वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये है कि 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन से संघ की स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में स्थापित किया था। क्वेश्चन 8, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, यानी प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो इसका आंसर है एंटोनियो गुतेरस, ऑप्शन ए, एंटोनियो गुतेरस। 9th क्वेश्चन है फ्रेंड, जेलेप ला पास कहाँ अवस्थित है। जेलेप ला पास यानी जेलेप ला दर्रा कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम हिमालय में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है, यानी कोरल आइलैंड ग्रुप है। तो इसका सही आंसर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक कोरल आइलैंड है, यानी प्रवाल द्वीप समूह है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, यानी कौन सा एक फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नागरिकता का अधिकार, यानी राइट टू सिटीजनशिप हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट नहीं है। इसके अलावा समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तीनों ही मूल अधिकार हैं। 12वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आधारभूत संरचना सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले के दौरान निरूपित किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन 13 की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें पूछा गया इनमें से कौन भारत के प्रारूपण समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे। तो जैसा कि हम जानते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर थे, 7 सदस्य, जिसमें भीमराव अंबेडकर उसके चेयरमैन थे। इसमें महात्मा गांधी नहीं थे, MK गांधी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी MK गांधी।
क्वेश्चन 14 की बात करें फ्रेंड, तो इसमें पूछा गया है कि आसियान का सदस्य कौन नहीं है। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ताइवान आसियान का सदस्य नहीं है। ताइवान इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछा गया इन द टर्म GIS, जी स्टैंड्स फॉर, यानी GIS में जी का क्या अर्थ है। तो GIS का फुल फॉर्म जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्त फ्रेंड्स, GIS मीन्स जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जी स्टैंड्स फॉर जियोग्राफिक, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें पूछा गया है कंप्यूटर को क्या करना है यह बताने के लिए दिए जाने वाले निर्देशों क्रमवार के समूह को, यानी सेट को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर जो काम करता है उसके लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, इसको क्या बोला जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक घटक प्रयुक्त होते थे, यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज होता था। तो उसका सही आंसर है निर्वात ट्यूब, ऑप्शन सी, यानी वैक्यूम ट्यूब। क्वेश्चन 18 है फ्रेंड्स, निम्न में से किसके द्वारा एक स्रोत प्रोग्राम सीधे .exe फाइल में परिवर्तित करता है, यानी कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो किसी भी फाइल को .exe फाइल में एग्जीक्यूट करने का काम करता है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कंपाइलर, ऑप्शन ए। कंपाइलर किसी भी प्रोग्राम को .exe यानी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। 19वें क्वेश्चन की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें पूछा जा रहा है फाइल के अदला बदली हेतु इंटरनेट पर सामान्यतः किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट पे किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, FTP। FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें कह रहा है एक दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्न में से किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, Ctrl+K। Ctrl+K का यूज करके हम किसी भी डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड्स, मेमोरी का वह प्रकार जो तीव्र है और अस्थायी रूप से त्वरित वांछित आंकड़ों को संग्रहित करता है, यानी बहुत ही फास्ट है लेकिन टेम्पोरेरी है, यह है रैम, ऑप्शन सी, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन 22 की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें पूछा गया है कि एक वेब पेज मुख्यतः भाषा में लिखा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, HTML। वेब पेज HTML लैंग्वेज में लिखा जाता है, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन 23 की बात करते हैं फ्रेंड्स, हर वेब पेज के साथ एक पता जुड़ा होता है, इस पते को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, URL। हर वेब पेज का एक अपना एड्रेस होता है जिसको URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, ईमेल भेजने के लिए एक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। तो इमेज भेजने के लिए कई तरह के प्रोटोकॉल यूज करते हैं, जिसमें ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन सी सही आंसर है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी यानी SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ईमेल भेजने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक एड्रेस इज ... बिट्स लॉन्ग, यानी मैक एड्रेस कितने बिट्स का होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 48 बिट्स का होता है। मैक एड्रेस 6 बाइट का होता है या 48 बिट्स का होता है। क्वेश्चन 26 की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो पूछा जा रहा है अस्थायी भंडारण क्षेत्र जो उपकरणों के बीच डेटा दर और डेटा प्रवाह के अंतर की भरपाई करता है वह कहलाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बफर। नेक्स्ट 27, FTP स्टैंड्स फॉर, यानी FTP का फुल फॉर्म क्या है। तो हमने ऊपर ही डिस्कस किया था फ्रेंड्स कि FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, सभी डिलीट की हुई फाइलें निम्न में जाती है, यानी जो फाइल हम डिलीट करते हैं वो कहाँ जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रिसाइकल बिन। जो भी फाइल डिलीट कर दिया जाता है कंप्यूटर पे वो रिसाइकल बिन में जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, MS ऑफिस। MS ऑफिस एक प्रोग्राम है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें फ्रेंड्स, तो पूछा गया है
कि एक ओपन विंडो से दूसरे ओपन विंडो में स्विच करने की प्रक्रिया जानी जाती है। तो इसमें से कोई भी सही ऑप्शन नहीं है। इसको फ्लिप बोलते हैं। एक विंडो से अगर दूसरे विंडो में जाना है तो अल्ट प्लस टैब का यूज करके हम चेंज करते हैं। तो इस प्रोसेस को फ्लिप कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 31 से 35 के लिए कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन करना है। 31 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। 32 के विश्लेषण, अगर क्वेश्चन नंबर 32 की बात की जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संश्लेषण। 33 का सही आंसर होगा डी साहित्यिक। 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी बहिष्कार। और 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी तिलांजलि। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 36 से 40 के लिए अनेक शब्दों का एक शब्द दिया गया है। तो क्वेश्चन 36 पूछ रहा है कि जिसके समान दूसरा ना हो। तो जैसा कि हम जानते हैं जिसके समान दूसरा ना हो उसको अद्वितीय बोलते हैं, लेकिन अद्वितीय कहीं पे दिख नहीं रहा है, तो इससे मिलता जुलता शब्द अप्रतिम, यानी ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 37 की बात करें तो कह रहा है वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं तो इसको गोधूली कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। 38, जो शत्रु की हत्या करता है इसको शत्रुघ्न बोलते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए शत्रुघ्न। क्वेश्चन नंबर 39, जिसके आर पार देखा जा सके तो इसको पारदर्शी बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, आयु में बड़ा व्यक्ति, तो जो आयु में बड़ा होता है उसे ज्येष्ठ बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 41 और 42 में मुहावरा दिया गया है या लोकोक्ति है, उसका सही अर्थ लाना है। तो क्वेश्चन नंबर 41 है तलवार की धार पर चलना। तो जैसा कि देख के ही लग रहा होगा तलवार की धार पर चलना यानी कठिन कार्य करना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, कठिन कार्य करना। क्वेश्चन 42, हाथ का मैल का अर्थ है। तो हाथ का मैल यानी बेकार की चीज़। तो इसका सही आंसर है तुच्छ वस्तु, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, 43 से 46 के लिए एक पैराग्राफ दिया गया है जिसको पूरा पढ़ना है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका एप्रोप्रिएट आंसर देना है। तो हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 43 है कि जो ऊपर में गद्यांश दिया गया यानी पैराग्राफ दिया गया उसका सही शीर्षक क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लोभ और असंतोष, क्योंकि ऊपर जो गद्यांश दिया गया उसमें लोभ और असंतोष की बातें की गई है कि किस तरह से लोभ और असंतोष जो है सात्विक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। क्वेश्चन 44 की अगर बात करें फ्रेंड्स तो कह रहा है मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभाव में क्यों रहता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर नहीं मिलता है। जिसके पास जितना वो और ज़्यादा की लालसा में रहता है, इसलिए जो है उसका भी वो सही से उपयोग नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 45 में है सात्विक जीवन का अंग किसे कहा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संतोष। संतोष को ही सात्विक जीवन का अंग कहा गया है। क्वेश्चन 46, असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख माना गया है। असंतोष को अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख माना गया है। फ्रेंड्स, 47 और 48 में समानार्थी शब्द है। क्वेश्चन 47 की बात करें तो इसमें कह रहा है कि अनिल का समानार्थी शब्द क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पवन। पवन का मतलब भी हवा होता है और अनिल का मतलब भी हवा होता है। क्वेश्चन नंबर 48, दर्प का समानार्थी शब्द। तो इसका सही आंसर होगा बी अहंकार। दर्प का मतलब भी घमंड होता है, अहंकार यानी घमंड। फ्रेंड्स, 49 और 50 ये दो क्वेश्चन में विलोम शब्द ढूंढना है। 49 में सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब छोटा, तो इसका उल्टा होगा स्थूल यानी बड़ा विशाल। क्वेश्चन 50 सृष्टि, इसका अपोजिट यानी कि विलोम शब्द होगा ऑप्शन बी प्रलय। सृष्टि का विलोम प्रलय। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 51 टू 54 यानी 51 से 54 तक रीजनिंग का एक क्वेश्चन है जिसके आधार पे आंसर करना है। तो इसे देखते हैं। कह रहा है 6 फ्रेंड हैं ABCDEF जो बैठे हुए हैं नॉर्थ में। हम सपोज करते हैं इस तरह से नॉर्थ में ये बैठे हुए हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 फ्रेंड्स हैं। C A और E के बीच में,
तो अगर हम ये ले लें कि यहाँ पे कहीं पे भी ए है, यहाँ पे ई है, तो इस जगह पे सी होगा। डी इंड में नहीं है तो डी को हम इस जगह पे ले लेते हैं, और बी ई के ठीक बगल में है तो बी इस इंड पे आ गया, तो बच गया एफ जो कि बिल्कुल लेफ्ट इंड पे, यानी बाएं छोर पे एफ हो गया और दाएं छोर पे बी हो गया। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। तो ये क्लियर है फ्रेंड्स कि इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर हो गया एफ डी ए सी ई बी, इस तरह से बैठे हुए। आइए अब हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है डी के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं। डी के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन डी, 4 व्यक्ति डी के दाईं ओर। फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन 52 की बात करें तो इसमें पूछा गया कौन सा पेयर डी के एक तरफ बैठा है, यानी डी के या तो दाएं बैठा हो या बाएं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ए सी। ए सी जो है डी के दाईं ओर बैठा है। क्वेश्चन 53 सी के ठीक बाएं तरफ कौन बैठा है, यानी सी के ठीक लेफ्ट में कौन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सी के लेफ्ट में बैठा है। क्वेश्चन 54 दाएं किनारे पे कौन बैठा है, यानी दाएं साइड में सबसे अंतिम में कौन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दाएं किनारे पे बैठा है। वहीं एफ की बात करें तो ये बाएं किनारे पे बैठा है। फ्रेंड्स 55 से 57 की अगर बात करें तो ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है जो कि ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। इसको देख लेते हैं किस तरह से कह रहा है बी ए की माँ है, तो बी जो है ए की माँ है, और सी बी की बहन है, सी बी की बहन है, इसका एक बेटा डी है और एक बेटी ई है। एफ जो है वो डी का मामा है, डी का मामा का मतलब हुआ कि सी का भाई है। ये क्लियर है, तो डी का मामा एफ है तो ई का मामा भी एफ होगा। बी और सी बहन है तो इसका मतलब ए के मौसी सी है, तो ए डी ई ये तीनों भाई बहन के रिलेशन में आ गया। चलिए ये बात अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है ए डी से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मौसेरा भाई। क्वेश्चन नंबर 56 ई एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा सी यानी भांजी। ई जो है एफ की भांजी है। क्वेश्चन नंबर 57 एफ के कितने भांजे हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2 भांजे हैं। ए और डी दोनों ए के भांजे हैं। फ्रेंड्स 58 से 60 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग अल्फ़ाबेट पे है, जिस पे ये पूछा गया है कि किन्हीं 2 लेटर के बीच में उतने ही लेटर आना चाहिए जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से भी आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 58 में है नेसेसरी। तो नेसेसरी की अगर बात करें तो इसमें केवल एक ही पेयर बन रहा है, ऐसा पेयर एक ही है। एन और एस, ये दूसरा वाला जो एस है सेकंड एस, इसके बीच में जो आ रहा है ई सी ई एस, ये 4 देखें ध्यान से, तो ये 4 अल्फ़ाबेट में भी एन और एस के बीच में 4 ही आता है, तो 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर 59 की बात करें क्वेश्चन नंबर, तो इसमें है प्रियम्बल। इसमें कुल 2 पेयर ऐसे बन रहे हैं, एक तो ई और बी के बीच बन रहा है और दूसरा पेयर ए और ई के बीच बन रहा है, तो कुल 2 यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो इसमें ओरिएंटल में भी कुल 2 पेयर बन रहे हैं, जिसमें एक ओ और टी के बीच बन रहा है, ओ और टी के बीच एक पेयर बन रहा है, दूसरा पेयर आर और एल के बीच बन रहा है, तो कुल 2 पेयर है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 9.1/9 में से 3.2/3 घटाने पर प्राप्त अंतर को 450 से अगर गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2450। इसमें क्या करना है कि 9 1/9 में घटा देना है 3 2/3 को, और उसके बाद जो आएगा अंतर उसको 450 से गुना कर देना।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। कह रहा है यदि a/3 बराबर b/2 बराबर c/5 तो अनुपात c+a² a+b² और b+c² का अनुपात क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 64:25:49, यानी 64:25:49। बहुत ही आसानी से बना लेंगे। ए को 3, बी को 2 और सी को 5 कंसीडर करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है और इनका योगफल 240 है, तो इसका अंतर कितना होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 120। फ्रेंड्स ए 1 और 3 के रेशियो में है, तो अगर बात करें तो दोनों जो संख्या होगा, एक होगा 60 और दूसरा होगा 180, तो दोनों का अंतर 120 का आएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो बोल रहा है कि ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, बी अकेला 25 दिन में समाप्त करता है, दोनों मिलके 5 दिन काम करते हैं, फिर बी काम को छोड़ के चला जाता है, तो शेष काम को ए कितने दिन में करेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 11 दिन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 11 दिन, क्योंकि ए एक काम को 20 दिन में कर रहा है और बी 25 दिन में कर रहा है, तो दोनों का हम 5 दिन का काम निकाल लेंगे और जो काम बच गया 5 दिन के बाद उसको ए करेगा, तो शेष काम को ए 11 दिन में करेगा। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो कह रहा है ए एक कार्य को 4 घंटे में करता है, बी और सी मिलकर कार्य को 3 घंटे में करता है, वहीं ए और सी मिलकर 2 घंटे में करता है, तो ए 4 घंटा, बी और सी 3 घंटा, ए और सी 2 घंटा में करता है, तो बी पूरे कार्य को कितना देर में करेगा। तो इसका सही आंसर आएगा 12 घंटा, ऑप्शन बी। इसको निकालने के लिए बहुत ही इजी तरीका अपनाएंगे फ्रेंड्स कि ए काम को कर रहा है 4 घंटा, हमको मालूम है ए और सी कितना देर में कर रहा है 2 घंटे में, तो इससे सी का निकल गया और बी और सी मालूम है, इससे तुरंत बी का निकल जाएगा। बहुत ही आसानी से इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी 12 घंटा। क्वेश्चन 66 की अगर बात करें फ्रेंड तो कह रहा है एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, फिर बी से ए तक लौट के आ जाता है 40 किलोमीटर, यानी ए से बी जाता है 60 किलोमीटर के स्पीड से और बी से ए फिर 44 किलोमीटर के स्पीड से लौट के आता है, तो औसत गति क्या होगा। औसत गति निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 गुने 60 गुने 40 बटा 40 + 60 यानी 100, और इस तरीके से बहुत ही आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 48 घंटा। तो इजीली सॉल्व करके ही निकाला जा सकता है 48 आवर। क्वेश्चन 67 यानी 67 नंबर क्वेश्चन में है एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा से लौटता है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, 6 किलोमीटर की रफ्तार से लौट रहा है, तो उसका ए से बी जाने में कितना समय लगेगा और बी से, तो 4 किलोमीटर से जाएगा तो 1/4 टाइम लगेगा, 1/6 लगेगा, दोनों का रेशियो निकाल देना है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, यानी 3:2। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 68 की अगर बात करें तो इसमें बोल रहा है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, तो अगर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4, तो मूलधन को अगर पी बोलें तो साधारण ब्याज हो जाएगा p/4, और समय और दर दोनों बराबर है तो r और t दोनों बराबर है, तो हमको निकालना है कि इंटरेस्ट क्या होगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं SI बराबर P × R × T, बाई 100, तो इसमें हम पुट कर देंगे SI का बदले P/4 पुट कर देंगे, P को P रहने देंगे, R को R ही, और T के बदले भी R पुट करेंगे, तो P से P कैंसिल हो जाएगा, R², 4 से 100 कट जाएगा 25, R निकल के आ जाएगा यहाँ से 5%, तो ऑप्शन बी यानी 5% इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स 69 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें पूछ रहा है कि 1,25,000 रुपये का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जबकि ब्याज तिमाही है। तो ब्याज तिमाही है तो क्या करना पड़ेगा, 1 साल में 4 तिमाही होता है, तो टाइम को 4 से गुना करना है और रेट जो होगा उसको 4 से भाग देंगे, और इस तरह से हम
इसका CI निकाल लेंगे तो जो आएगा आंसर वो है 7651, यानी ऑप्शन ए 7651 इज द राइट आंसर। आइए फ्रेंड्स चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की ओर। 70 नंबर क्वेश्चन में है कि 0.74 पे रेकरिंग प्लस 0.48 पे रेकरिंग प्लस 0.90 पे रेकरिंग, इन सब को जोड़ने के बाद क्या आएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2.14 पे रेकरिंग, 2.14 पे रेकरिंग। इसको निकालने का सिंपल तरीका 0.74 रेकरिंग है फ्रेंड्स, तो इसको 74/99, सिमिलरली 48/99 और 90/99 उसका यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 74 तक एक पैसेज है जिसको पढ़ना है। बहुत ही इजी पैसेज दिया गया है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का पैसेज है नहीं। इसको आप जैसे ही ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करेंगे। तो हम बिना पैसेज पढ़े हम सीधे आंसर की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, ताकि वीडियो छोटा रहे। तो पहला क्वेश्चन है 71, वाई इज द डिबेट अबाउट वेदर मेन आर स्ट्रोंगर देन वीमेन अनक्लियर। कह रहा है कि ये डिबेट कि मेन स्ट्रोंगर है वीमेन से, ये अनक्लियर क्यों है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिकॉज द वर्ड स्ट्रोंग मे मीन मेनी डिफरेंट थिंग, यानी स्ट्रोंग के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, अकॉर्डिंग टू पैसेज मेन जनरली एक्सेल एट विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी मेल किस में आगे होते हैं? तो लिफ्टिंग हैवी वेट्स एंड फिजिकल लेबर। फिजिकल लेबर यानी ऑप्शन सी, फिजिकल लेबर और भारी वजन उठाने में मेल आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, व्हाट स्ट्रेंथ डू वीमेन टेंड टू हैव ओवर मेन अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के हिसाब से, जो ऊपर में पैसेज दिया गया उसके हिसाब से किस काम में मेन पे डोमिनेंट है वीमेन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दे लिव लॉन्गर एंड हैव स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस टू डिजीज, यानी लंबा जीना और किसी बीमारी के प्रति मजबूत रेजिस्टेंस, ज़्यादा रेजिस्टेंस। 74 की अगर बात करें तो इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज मेन मैसेज ऑफ पैसेज। पैसेज का मेन मैसेज क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मेन एंड वीमेन आर स्ट्रॉन्ग इन डिफरेंट वेज एंड द आर्गूमेंट अबाउट वन बीइंग स्ट्रॉन्गर देन द अदर ओवर सिंप्लीफाइज द टॉपिक, यानी मेन और वीमेन दोनों ही अलग अलग तरीके से स्ट्रॉन्ग है। कोई किसी फील्ड में स्ट्रॉन्ग है तो दूसरा किसी फील्ड में स्ट्रॉन्ग है, इसलिए एक दूसरे को कंपेयर करना कि ये स्ट्रॉन्ग है वो स्ट्रॉन्ग है, ये गलत है, ये ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम टॉपिक को, यानी टॉपिक को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। सो फ्रेंड, अब 75 से 79 में जो क्वेश्चन दिया गया है वो है सिनोनिम्स का क्वेश्चन, यानी मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है जिसका मीनिंग सेम हो। क्वेश्चन 75 है विट्रियोलिक। विट्रियोलिक का मतलब होता है कड़वा या कटु, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एब्यूजिव। एब्यूजिव मतलब भी होता है कड़वा या कटु बोलना। क्वेश्चन 76 में पूछा गया है कैंडिड। कैंडिड का मतलब ही होता है कि फ्रैंक, यानी स्पष्ट बोल। नेक्स्ट है क्वेश्चन 77, प्रोफेन। इसका सही आंसर होगा डिस्क्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, इंटरपोलेट। इंटरपोलेट का सही आंसर है ऑप्शन डी, इंसर्ट। इंटरपोलेट का मतलब किसी चीज़ को लगाना, जोड़ना। इंसर्ट का मतलब ही है किसी को ऐड कर देना। नेक्स्ट है नादिर। क्वेश्चन नंबर 79, नादिर। नादिर का मतलब होता है निम्नतम बिंदु, यानी लोवेस्ट पॉइंट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगला जो 80 से 84 तक क्वेश्चन है वो है एंटोनिम्स, यानी अपोजिट वर्ड चूज करना है। तो क्वेश्चन 80 है फियास्को। फियास्को का मतलब होता है पूरी तरह से फेल होना, कंप्लीट फेलुअर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी सक्सेस। इसका उल्टा हो जाएगा सक्सेस, फेलुअर का उल्टा सक्सेस। क्वेश्चन 81 की बात करें तो इसमें है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम देने जाते हैं तो बोलते हैं हम आई एम कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस क्वेश्चन को लेकर। मतलब आप इस क्वेश्चन को लेकर बिल्कुल क्लियर है कि ये यही होगा। तो इसका जो अपोजिट वर्ड है वो है ऑप्शन सी, डिफिडेंट, यानी अनसर्टेन है, हम अनिश्चित है, फिक्स नहीं है कि यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैमथ। मैमथ का मतलब होता है विशाल, बहुत ही बड़ा। तो इन चारों ऑप्शन में अगर देखें तो इसमें ऑप्शन बी मोस्ट एप्रोप्रिएट है, क्योंकि स्मॉल दिया हुआ है। ऐसे अगर टाइनी यूज किया होता तो वो ज़्यादा अच्छा होता। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, यानी स्मॉल, छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, एनग्रोस्ड।
एनग्रोस का मतलब होता है अधिक दिलचस्पी लेना, यानी पूरे ध्यान से किसी चीज़ को करना। तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा ऑप्शन बी, इनअटेंटिव, यानी ध्यान नहीं देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्ट्रुइस्टिक। एल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है परोपकारी, यानी दूसरे का उपकार करना, दूसरे की भलाई करते रहना, दूसरे के बारे में सोचना। इसका जो उल्टा होगा, जो अपने बारे में सोचेगा, यानी सेल्फिश। ऑप्शन ए, सेल्फिश इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स 85 से 87 तक इडियम्स और प्रोवर्ब्स है, यानी फ्रेज का यूज करना है, उसका सही आंसर निकालना है। तो क्वेश्चन 85 है टू लीव नो स्टोन अनटर्न। इसका मतलब होता है हर तरीके से काम के लिए मेहनत करना। जैसे आप एग्जाम के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टू ट्राई एटमोस्ट, यानी हर प्रकार से प्रयत्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थ्रू थिक एंड थिन। थिक एंड थिन का मतलब होता है अच्छा समय बुरा समय सब में रहना, क्योंकि हमारे लाइफ में अच्छे समय भी आते हैं और बुरे समय भी। तो थिक एंड थिन का मतलब है हर कंडीशन में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अंडर ऑल कंडीशंस, यानी ऑल सर्कमस्टांसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, इल एट ईज। इल एट ईज का मतलब होता है वरीड, यानी चिंतित, जो रिलैक्स नहीं है, चिंतित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रेस्टलेस, यानी बेचैन। फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 88 से 90 की बात करें तो इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जिसमें क्वेश्चन 88 बोल रहा है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी जिसको सही नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इनकॉरिजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन फील्ड विथ एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुजियाज्म। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फैनेटिक। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है, यानी क्वेश्चन नंबर 90, इसमें पूछा जा रहा है एन ऑफिस विथ नो वर्क बट हाई पे, यानी ऐसा ऑफिस जहाँ कोई काम नहीं है लेकिन पैसा खूब है। तो इसको बोलते हैं सिनेक्योर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिनेक्योर। सो फ्रेंड्स इस तरह से हमने कुल 90 सवाल जो आज सिविल कोड के एग्जाम में पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में, उसको हमने डिस्कस किया। ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन का हमने सही आंसर देने का प्रयत्न किया है इस वीडियो में। आप इससे मिलाएंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आप में से किनको कितना मार्क्स आ रहा है। इसके बाद एक सर्वे के आधार पे हम एक प्रेडिक्टेड कट ऑफ भी इशू करेंगे। उसके लिए अलग से हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि प्रेडिक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है इस एग्ज़ाम का। सो फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।